गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 18th ऑफ सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार ब्रीफली। कुंडीलक्कड़ हिल्स केरला के अंदर है। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एक डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये डिस्कवरी बाई एक्सीडेंट ही हो गई है मतलब हम लोग स्पेशली इस काम के लिए नहीं गए थे, तो एक बहुत अच्छी डिस्कवरी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा उत्तरी टाटी रेगटा, ये एक बोट रेस होती है केरला में, ये बहुत पॉपुलर है, इसी महीने होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के ये। उसके अलावा डैमचोक और डेपसांग, ये इशू जो इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव इसका, डेपचोंग एंड डापसांग। उसके अलावा गोपालपुर पोर्ट जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ती है, इसको टेक ओवर कर लिया गया है भाई अडानी पोर्ट। थोड़ा सा 2 लाइन का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पोलर वर्टेक्स क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसकी वजह से जो ओजोन होल है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्रिएट क्या है, एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और सिंक्रेटस एप्पल मनी, ये क्या है, ये एक वास्प है, बेसिकली एक फ्लाई वास्प है, जो डिस्कवर किया गया है अमेरिका के अंदर और दुनिया में अपने आप में सबसे यूनिक टाइप का ये पैरासाइट है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। कुंडलिक्कड़ हिल्स, तो बेसिकली केरला के अंदर क्या हो रहा था, केरला के अंदर एक रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जिसमें कुछ लेबरर्स थे, वो अपना टूल्स लेके आए थे और वहां पे डिगिंग कर रहे थे। और डिगिंग करते करते एक्सीडेंटली उनको कुछ ऐसी चीज मिली जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बेसिकली डिगिंग करते करते वो कुछ ग्रेवयार्ड्स में पहुंचे और उन ग्रेवयार्ड्स को जैसे उन्होंने ओपन किया, उसके अंदर उनको मिले ऊंस, ठीक है, ऊंस मिले। ब्यूरियल ऊंस होते हैं जिसके अंदर जो है लोगों को दफना के या उनकी हड्डियां या उनको जला के उनकी जो राख होती है वो उसके अंदर रखी जाती है। जो घड़े से होते हैं ऊंस बेसिकली उसको बोलते हैं, जिसके अंदर अस्थियां रखी जाती है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो वो वहां पे काफी संख्या में मिली हैं और अभी वहां पे एक्सकवेशन और चलेगी और ये और भी ज्यादा फ्यूचर में मिल सकते हैं। इसका रेलेवेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा रेलेवेंस ये है कि ये मेसोलिथिक एरा और आयरन एज दोनों के बीच का लिंक आपको दिखाएगा। मेसोलिथिक जो एज होती है वो 9000 से लेके 4000 बीसी के बीच में होती है। जो आयरन एज है वो 1500 से लेके 600 बीसी तक होती है। लेकिन जो ये अर्न्स मिले हैं हम लोगों को, जो ये अस्थियां मिली हैं, ये 2500 ईयर ओल्ड है, मतलब दोनों के बीच में पड़ती हैं, तो दोनों का कनेक्शन दिखाने वाली है। इंडिया में स्पेशली ऐसी बहुत ही कम लोकेशंस हैं जहां पे ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब कोई आर्कियोलॉजिकल साइट मेसोलिथिक एरिया में एज में शुरू हुई और वो आयरन एज तक चली गई, उसके बीच का लिंक मोस्टली जगह पे टूटा हुआ है। लेकिन उस पर्सपेक्टिव में बहुत जबरदस्त डिस्कवरी है। यहाँ पे आपको पोट्री भी मिली है, जिसमें ब्लैक वेयर, रेड वेयर, ब्लैक रेड वेयर, मतलब पोट्री, मतलब जब हम लोग घड़े बनाते हैं तो उसको आग में जलाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ चित्रकारी भी करते हैं, तो उस तरह की पोट्री आपको यहाँ पे देखने को मिली है। एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फिंगर टिप इंप्रेशन भी देखने को मिले हैं। शायद उस समय जिन लोगों ने ये बनाया होगा अपने सिग्नेचर के तौर पे अपने फिंगरप्रिंट वहां पे लगा दिए होंगे, तो उस तरह की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और चीजेल मार्क्स वहाँ पे देखने को मिले हैं। कैपस्टोन्स वहाँ पे आपको देखने को मिला है। कैपस्टोन बेसिकली जो वो जो आप ये कह सकते हो जो कब्र होती है उस काइंड ऑफ, उसके ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है उसे आप एक तरह से कैपस्टोन कहते हैं। और वो जो जो छोटे छोटे पत्थर, कई बार ऐसा लोग करते हैं ना, जैसे कहीं पे कोई कब्र होती है, कहीं पे कुछ दबाया जाता है, तो उसके ऊपर निशानी के तौर पे ऐसे पत्थर लगा देते हैं, कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप में, कभी कभी सर्कुलर शेप में, उसे केन हीप कहते हैं। स्टोन सर्कल की टाइप में वो रहता है, ताकि वो निशानी के तौर पे है ना कि भाई यहाँ पे ये पर्सन है, उस तरह से। अब उस समय क्योंकि रिटन लैंग्वेज तो थी नहीं एक तरह से, तो उस वजह से यहाँ पे रिटन एविडेंस तो मिलता नहीं है भाई ये कौन थे, क्या नाम इनका था। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये डिस्कवरी बड़ी ही गजब रही। और क्योंकि लेबरर्स को ज़्यादा पता था नहीं, वो इस काम के लिए तो थे नहीं वहाँ पे, तो बेसिकली कई सारे जो अर्न्स हैं, कई सारी जो साइट्स हैं वो डैमेज भी हो गई हैं उनसे। खैर, और इस तरह की हिल के ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलना वो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और तो इसके बारे में और अभी हम लोग आगे डिस्कवर करते रहेंगे। मिला कहाँ पे है, केरला के अंदर जो कुडुवर जो गांव है, बेसिकली वो ग्राम पंचायत है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, वहाँ पे ये मिला है। वहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन है जिसका नाम है नेमरा। वहाँ पे जो है कोल्लेगोंडे जो माउंटेन रेंज है छोटी सी, वहाँ पे ये देखने को मिला है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कहाँ मिला है, क्या मिला है, और ठीक है, थोड़ा थोड़ा उस तरह से। पोट्री के बारे में थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, फिंगर टिप्स के बारे में याद रख सकते हो। चलिए
उत्तरी टाटी रेंगटा, ये देखिए जरा, ये एक वर्ल्ड फेमस बोट रेस है, केरला के अंदर होती है। और इसको जो, क्योंकि ये स्नेक जैसा होता है, कहीं थोड़ा सा स्नेक जैसा दिखता है, तो इसलिए स्नेक बोट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और केरला में भैया ये होने वाली है, उस पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा इसको याद रखना है। लेकिन न्यूज में तो इसीलिए है क्योंकि जब हर साल ये होते हैं तो वहां पे एक रिवर है, पंपा रिवर, जहां पे ये होता है बेसिकली। तो पंपा रिवर क्या करते हैं ना, साल भर उसके अंदर सेडिमेंट्स वगैरह, सैंड वगैरह वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर सोचने की बात है, अगर डेप्थ कम होगी तो रिवर तो नहीं चल पाएंगी। उसके जो किनारे होते हैं रिवर्स के, वहां पे भी बहुत सारा सैंड जो है वो जमा हो जाता है। लेकिन तो इस फेस्टिवल से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे ये सारी चीजें ठीक कर देती है। सैंड वगैरह वहां से निकालना हुआ, या उसके जो बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स, उनको थोड़ा सा ब्रॉड करना हुआ, वो सारा प्रोजेक्ट जो है सरकार चलाती है। इस समय में भी वही सरकार चला रही है। पंपा रिवर का जो 1.5 किलोमीटर का जो रेस कोर्स है, जहां पे ये रेस लगाई जाती है, उसको क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। अब देखिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो रेस है वो अर्नमुल्ला टेम्पल, ठीक है, वहां से लॉन्च की जाती है, ठीक है। स्नेक बोट मैंने इसको बता दिया आपको, की जाती है केरला के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इस तरह का फेस्टिवल, या एक तरह का स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स से ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है। वैसे भी अगर आप देखेंगे, हमारे देश में, भारत में मोस्टली जो फेस्टिवल्स हैं, उनका एक रिलीजियस कल्चरल रेलेवेंस तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। ये भी वैसा ही है। और वहाँ पे जो पार्थसारथी टेम्पल है, ठीक है, अर्नमुल्ला पार्थसारथी टेम्पल है, वहाँ पे फिर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं बेसिकली, सेलिब्रेट इसको जहाँ पे वो किया जाता है। कुछ कहानियाँ इसके साथ अटैच हैं, और इस बोट रेस के साथ जो दो कहानियाँ मेजरली अटैच हैं। एक कहानी आपकी, दोनों ही कहानी कहीं ना कहीं वो महाभारत से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि देयर यूज्ड टू बी अ ब्राह्मण, एंड वो लॉर्ड कृष्णा को कुछ ऑफरिंग्स करने गए थे, और उस टेम्पल ने उसके कुछ, वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए, उन्होंने उनको अटैक कर दिया। और फिर कुछ लोग थे जो आसपास के गांव में रहते थे, जो यहाँ पे नाव में मछली वगैरह पकड़ने आते थे, उन्होंने उसको बचाया था। तो वो जो बचाने के लिए आए थे, वो स्नेक बोट थी, मतलब स्नेक की बनी हुई नहीं थी, एक तरह से वो स्नेक जैसी दिखती थी। तो उसके बाद में ये ट्रेडिशन बन गया वहाँ पे स्नेक बोटिंग की रेस करवाने का। और ये जो स्नेक बोट होती है जो इस रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, ये नॉर्मल स्नेक बोट से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फिर कहते हैं भाई ये भगवान श्री कृष्ण जी का इनके ऊपर जो है वो एक ब्लेसिंग है स्पेशल, तो इनको थोड़ा साइज में बड़ा बनाया जाता है। एक और कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है भूमि देवी की, और ये भी महाभारत के ही साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो देवी हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना की गई थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो बोट में की गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोट रेस जो है वो की जाती है। ये वाला पार्ट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बस आपको थोड़ा टेम्पल और थोड़ा उस ट्रेडिशन के बारे में जानना थोड़ा ज़्यादा जरूरी रहता है। जो बोट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है पोलियडम्स, ठीक है। मलयालम लैंग्वेज में इनको पोलियडम्स कहा जाता है। थोड़ा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। और लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट की जाती हैं, और जैसा मैंने आपको कहानी पूरी बता ही दी है, ठीक है। तो उस थोड़ा सा अपने याद रखें। कुछ स्पेशल सॉन्ग्स भी यहाँ पे होते हैं जो इस ओकेजन के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। उस सॉन्ग्स को कहते हैं वजीपट्टू, ठीक है। जब ये फेस्टिवल चल रहा होता है तब ये गाया जाता है। वो थोड़ा सा आपने इसको याद, रिलीजियस सिग्निफिकेंस मैंने मेरे ख्याल से पूरे का पूरा बता दिया है। मलयालम कैलेंडर के दौरान के अकॉर्डिंग 15 अगस्त और 20 सितंबर के बीच में जो स्पेशल डे आता है जिसे उत्तराठी कहते हैं, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ चिंगम, ठीक है। तो मलयालम कैलेंडर के परस्पेक्टिव से ये अगस्त और सितंबर का जो मंथ होता है बीच वाला, इसे हम लोग चिंगम कहते हैं, उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, डेमचोंग एंड डापसांग, ये देखिए जरा, ये जो लोकेशन है यहाँ पे वो है डेपचोंग की। गलवान के साथ में इशू हुआ था हमारा चाइना के साथ, हॉट स्प्रिंग में इशू हुआ था चाइना के साथ, और डेपसांग में तो इशू हुआ ही था। डेपसांग के साथ साथ ये है आपका डेमचोंग, ठीक है। तो अगर हम लोग एलएसी की बात करें तो यह एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और इसके एक तरफ चाइना है भैया, एक तरफ इंडिया है। और ये जो आपने देखा डैमचोंग और ये डेपसांग, ये एलआईसी के ऊपर ही बने, एलएसी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरियल इशू हैं। कई साल पहले ये टेरिटोरियल इशू शुरू हुए थे। मोस्टली जगह पे इनको सोल्ड आउट कर दिया गया है 75% जगह में, लेकिन आज भी दो जगह पे डेपचोंग और डापसांग के अंदर जो इशू था इंडिया चाइना का, वो आज भी ऐसे का ऐसा बना हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। ये रिसेंटली इन्फॉर्मेशन सरकार के द्वारा दी गई है। थोड़ा सा डेपचोंग और डेपसांग के बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। बेसिकली ये रिवर्स हैं, और रिवर्स के नाम पे ही ये नाम पड़ा हुआ है। तो वहां पे डेपचोंग रिवर है, जिसको लोकल भाषा में चार्डिंग नल्ला भी कहा जाता है, ठीक है।
तो वहाँ पे ये आपको एरिया देखने को मिलता है। गांव है बेसिकली छोटा सा ये, और मिलिट्री का कैंप भी यहाँ पे है लद्दाख वाले रीजन में, और काफ़ी हाइट पे बढ़ता है 4210 मीटर्स। तो स्नोफॉल वगैरह भी यहाँ पे खूब सारी होती है। वहीं डेप्सांग की बात करें तो ये भी एक हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है। यहाँ पे आपको स्नो कवर्ड पीक्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अक्साई चीन वाले रीजन में जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे ये आपको जो है देखने को मिलता है। चैलेंजेस तो सिंपल ही हैं भाई। क्यों लड़ाई क्यों शुरू हुई? लड़ाई शुरू होने का रीज़न यही था कि चाइना अपने एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है, और उसके काउंटर में इंडिया ने भी इस पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हुई। 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो हैवी इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ फिलहाल इंडिया के वो ईस्टर्न लद्दाख में अंदर तैनात किए गए हैं, ताकि कुछ भी इशू हो तो हम लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड वहाँ पे कर सकें। उसलिए ये किया गया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। गोपालपुर पोर्ट तो उड़ीसा के अंदर है बेसिकली गोपालपुर पोर्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गोपालपुर पोर्ट के ऊपर जो पहले जो कंट्रोल हुआ करता था वो दो ग्रुप्स का होता था। एक तो जो ओडिशा की जो स्टीवेंडोर लिमिटेड है वो कंपनी थी ओडिशा में, और दूसरी थी शेपुरजी पैलोनजी। इन दोनों का 100% कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन इनसे 95% कंट्रोल अभी अडानी ग्रुप के द्वारा ले लिया गया है। ठीक है, तो अडानी पोर्ट एंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी उनके पास होगा 95%, और जो 5% होगा वो ओडिशा की गवर्नमेंट के पास होगा। ये उस लिए बेसिकली किया गया है। और अडानी पोर्ट के कंट्रोल में आने के बाद इसको अभी ऑल वेदर पोर्ट बना दिया जाएगा। हालांकि पहले भी ऑल वेदर ही था, लेकिन पहले ये बहुत मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीके से शिप्स को हैंडल नहीं कर पाता था। थोड़े शिप्स को हैंडल कर पाता था, इसकी कैपेसिटी कम थी। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी पोर्ट्स अडानी ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, और उनकी एक्सपर्टीज़ है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा। तो वो उस सेंस में ये बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। तो गोपालपुर जो पोर्ट है वो ब्रह्मपुर सिटी के पास में पड़ती है, और ये डीप सी जो है वो पोर्ट है। ये कुछ चीज़ें आपने थोड़ी याद, सिंपली आपको बस याद रखना कि गोपालपुर पोर्ट रिसेंटली जो टेक ओवर की गई है भाई अडानी ग्रुप, ये कौन से स्टेट में है। मैच द फॉलोइंग या टेबल टाइप के आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है, वैसे देखिए टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि इस टॉपिक से वो प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। इसकी सबसे ज्यादा सेंस आपको तब मिलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे। तो बीच बीच में जो है थोड़ा पीवाईक्यूज आप देखते रहें, खासकर पिछले 8 से 10 साल का कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम अपनी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा देंगे, और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जा सकते हैं। हालांकि हमेशा यूपीएससी में कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट तो डेफिनेटली रहता है, बट फिर भी आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो आप पढ़ते समय दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो सकती है कि यहाँ से कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हम लोग एक डेफिनेटली एग्जाम के लिए रह सकते हैं। वो थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस ज़रूर दें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप कर सकते हैं जब भी आप देख रहे हो, तो वो थोड़ा अप्रिसिएशन तो मिलता ही है। साथ के साथ मुझे थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर यहाँ पे आते हैं। चलिए पोलर वोर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि इस बार जो अंटार्कटिका रीजन के अंदर जो ओजोन होल है, ओजोन होल वो थोड़ा सा कम बना है और थोड़ा सा लेट बनेगा। तो अच्छी न्यूज़ है ये बेसिकली। ठीक है, जनरली ये थोड़ा अगस्त के महीने में शुरू हो जाता है, इस बार थोड़ा सा वो सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, और थोड़ा सा कमजोर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो भी स्टेप्स ले रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 2060 तक, ठीक है, ओजोन होल 99% तक रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, ठीक है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन हेक्साफ्लोराइड वगैरह, वो सब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। तो अच्छी बात है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये सब हुआ था, एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी टिल डेट इंटरनेशनली। तो उसका रंग बेसिकली सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट ये जो ओजोन होल हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, अब ये पोलर वोर्टेक्स के होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं तो जा नहीं सकता मैं पोलर वोर्टेक्स के, बिकॉज फिर ये हर चीज़ डिमांड करेगा। उसमें आपको जेट स्ट्रीम्स अलग से बतानी पड़ेंगी, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो अलग से बताना पड़ेगा, बट वो थोड़ा मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको शायद थोड़ा सा पहले आइडिया होगा। देखिए
अगर मैं बेसिक आपको पोलर वर्टेक्स के बारे में बताऊं क्या होता है, हमारे पास होती हैं जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, हमारे पास 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं यूजली, 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 2 सदर्न हेमिस्फीयर में। एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम और एक होती है अपनी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल का ज्यादा रिलेशन नहीं है। तो जो ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि पोलर जेट स्ट्रीम्स होती हैं, अगर ये बहुत स्ट्रोंग होंगी तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह से जो कोल्ड एयर होती है वो ऊपर की तरफ और जो वार्म एयर होती है वो नीचे की तरफ अपने अपने एरिया में रहती है। लेकिन जब ये जेट स्ट्रीम वीक हो जाती है तब ये मिएंडरिंग करने लगती है। इस तरह से इसे मिएंडरिंग बोलते हैं। जब ये मिएंडरिंग करती है तो ये कोल्ड एयर वो इक्वेटर की तरफ आने लगती है और ये वार्म एयर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो ये जो पोलर रीजन के अंदर कोल्ड एयर थी ये नीचे की तरफ खिसक जाती है। कभी कभी आपको न्यूयॉर्क मैक्सिको तक भी देखने को मिलती है। इसे कहते हैं पोलर वर्टेक्स। ठीक है, इसे कहते हैं पोलर वर्टेक्स। तो कभी कभी कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में लेट विंटर में जब टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ये पोलर वर्टेक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पोलर वर्टेक्स यूजुअली दोनों हेमिस्फीयर के अंदर होता है, नॉर्थ में भी होता है और साउथ में भी होता है। वैसे तो पोलर वर्टेक्स एक ही सेल होता है, लेकिन इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कभी कभी, स्ट्रेटोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर में होता है, और ये जो ट्रोपोस्फेरिक होता है वो 10 से 15 किलोमीटर में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली एक रोटेटिंग एटमॉस्फेरिक सिस्टम ही होता है ये। जब एयर राइज करती है तो ऐसे वो रोटेट करते हुए राइज करती है। तो ये 10 से 15 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेरिक जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये यूजुअली आपको विंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। हालांकि पोलर वर्टेक्स जो भी होता है ना वो विंटर में आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट विंटर में आप जाओगे ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, क्योंकि लेट विंटर में क्या होता है, जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन टेम्परेट रीजन्स एंड द पोलर रीजन्स वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जब कम होता है तो ये मिएंडरिंग करने लगती हैं। तो यूजुअली विंटर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलता है ये ट्रोपोस्फेयर वाला। हालांकि ये सारा साल भर ही रहता है, बट फिर भी ठीक है। तो 40 से 50 डिग्री लैटिट्यूड में आपको थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट इसका नजर आता है। वहीं जो स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर ओवरटेक्स होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक हमारी सेकंड लेयर होती है जहां पे ओजोन भी आपको देखने को मिलती है। तो 15 से 50 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। यही वो रीजन है जहां पे ओजोन की काफी ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये 50 डिग्री लैटिट्यूड या उससे ऊपर यूजुअली आपको देखने को मिलता है। ये विंटर में बहुत स्ट्रांग होता है। इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जब पोलर वर्टेक्स स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बनता है और नीचे से क्लाउड जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी अपने साथ लेके जा सकता है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, वो सब करके हैं, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। तो उसी लिए ये पोलर वर्टेक्स को आप ओजोन होल के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब ऐसे मैंने आपको बताया कि जो विंड होती है वो हमेशा से रोटेट स्पिन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इसके स्पिन करने का रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इस डिफ्लेक्शन की वजह से एयर कभी भी स्ट्रेट सीधी ऊपर नहीं जाती है, हमेशा स्पिन करते हुए ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स आप जितना पोल्स की तरफ जाते हो उतना ही स्ट्रांग होता है। इसी वजह से पोलर वर्टेक्स जब ये बनता है तो ये काफी ज्यादा स्पिन करता है और उसकी वजह से ओजोन होल को भी ये डीप कर देता है बेसिकली। वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। रिलेशनशिप विद द ओजोन होल डिप्लीशन मैंने आपको मोस्टली तो बता ही दी है। जो पोलर वर्टेक्स होते हैं स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत स्ट्रांग होते हैं तो ये हमारी ओजोन को डैमेज कर देते हैं। स्प्रिंग में थोड़ा मैक्सिमम डिप्लीशन होता है इसका, और अभी तक हमें इसे प्रॉपर रीजन नहीं पता, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से शायद पोलर वर्टेक्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ बेसिकली, जो पोलर रीजन और जो टेम्परेट रीजन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो गया। इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहता है ना, जेट स्ट्रीम उतनी ही स्ट्रांग होती हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। लेकिन इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है तो वो मिएंडरिंग करने लगती हैं, और मिएंडरिंग करती हैं तो पोलर वर्टेक्स का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में है, हालांकि ये एग्जैक्टली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है फिलहाल क्लाइमेट चेंज के इस बीच में और इसके बीच में, बट ऐसा कुछ हिस्सों में माना जा सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रिएट, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इन्होंने क्या किया है,
जीतन राम मांझी जी, इन्होंने एक स्कीम कह सकते हो आप, एक इनोग्रेट की है, सेंटर फॉर द रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट इसको बोलते हैं। इसका जो ज़्यादातर फोकस रहने वाला है वो लेह रीजन के अंदर रहेगा, वर्चुअल मोड से इन्होंने इसको किया है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, इसके अंदर जो अभी सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो होने वाला है पश्मीना के ऊपर। पश्मीना आपको अच्छे से पता है, कश्मीर लेह लद्दाख वाले रीजन में बहुत पॉपुलर होती है। कश्मीना के एक्चुअली पश्मीना जो कपड़े होते हैं वो दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव कपड़े भी माने जाते हैं। वहाँ पे गोट होती है जिसे चांगदांग कहते हैं, वहाँ से मिलती है। पहले ये एक डियर से बनाई जाती थी, ठीक है, लेकिन अभी तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया उसको किलिंग करना, तो वो नहीं होता है। तो एक गोट से जो है ये जो ऊन होती है, जो वूल होती है, वो मिलती है, उससे ये बनाया जाता है। तो ये जो क्रिएट जो स्कीम चलाई गई है, ये पश्मीना वूल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। उसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है रोजीज वगैरह से, मतलब इत्र बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसके ऊपर भी फोकस करने वाली है। उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ से जैसे जैम बनाया जाता है ना, फ्रूट्स का अचार बनाया जाता है, उस तरह के कामों के ऊपर भी ये फोकस करने वाली है। बेसिकली ये वो इंडस्ट्री है जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में आती हैं, और छोटे छोटे कारखाने लगा के भी जो है इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये शायद थोड़ी सी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको यहाँ से मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक जनरेट यहाँ पे होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्रिएट को थोड़ा सा याद रखें, तो लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो सब यहाँ पे रहने वाला है। पश्मीना वूल के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने हल्का सा बता ही दिया है। जो चांगधाई जो कश्मीरी गोट होती है, ठीक है, वहाँ की जो उसकी ऊन होती है, वूल होती है, उससे ये कपड़े बनाए जाते हैं। बेसिकली वर्ल्ड फेमस है कश्मीरी, भैया बराक ओबामा भी कश्मीरी शॉल ओढ़ते हैं, और बहुत फेमस है बेसिकली वर्ल्ड में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रख सकते हो। ये देखिए जरा, ये बेसिकली एक फ्लाई है, और इसकी खास बात ये है कि इस फ्लाई के पेट में एक और फ्लाई है, ठीक है, एक और फ्लाई होती है जिसका नाम होता है सिंट्रेटस पाल्मनी। ये फ्लाई क्या करती है, इस फ्लाई के पेट में अंडे देती है, ठीक है, और जब वो बड़ा होता है तो इसका पेट फाड़ के वो बाहर आ जाता है, और वो बहुत गंदे तरीके से इसका पेट फाड़ देता है, और जब इसका पेट फट जाता है तो ये मर जाता है ऑब्वियसली। तो ऐसा लगता है कि कोई हॉरर मूवी का सीन है, मतलब इसके पेट में एक और फ्लाई का अंडा है। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कोई एलियन टाइप की लाइफ हम लोग देख रहे हैं। अमेरिका में इसको अभी अभी डिस्कवर किया गया है। जो अडल्ट फ्रूट फ्राइज होती हैं, ठीक है, उनके पेट में ये पाया गया है, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ी सी ये न्यूज़ में है। अब थोड़ा सा आपको मैं थोड़ी डिटेलिंग से बता देता हूँ। ये तो फिल्म का तो कोई सीन नहीं है। तो बेसिकली एक और फ्लाई होती है, जब इसके पेट में अंडे देती है, उसके जो जो दांत होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, और उसको वो काटती है और इसके पेट में अपना अंडा छोड़ देती है। कुछ दिन के लिए, 18 से 20 दिन के लिए वो इसके पेट में रहता है लार्वा के। एक्चुअली वो जो अंडे देती है ना, वो अडल्ट फ्लाइज के पेट में नहीं देती है, जो कमज़ोर होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, छोटी होती हैं, उनके पेट में देती है, ठीक है, और उसका पेट फाड़ देती है भाई, वो बाहर आ जाती है। तो बड़ा ही मैंने इसका एनिमेशन देखा था, एकदम बिल्कुल भयानक सा है, डर लगता है उसको देखने में। तो यूएस के अंदर जो है मिसिसिपी, अलाबामा वगैरह कई सारे स्टेट्स में ये पाया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि जब वो पेट फाड़ के उसका बाहर आती है वो तुरंत मर जाती है, नहीं, कई घंटे तक बेचारी वो तड़पती रहती है, तब जाके मरती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको सिंट्रेटस पल्मानी को याद रखना। ये एक वास्प स्पीसी है। देखिए यूपीएससी ना कभी आपसे शायद बहुत डिटेल में नहीं भी जाएगा, आपसे ना सरफेस लेवल सवाल पूछेगा। वो आपको 3-4 स्पीसीज का नाम देगा, आपको बोलेगा बताओ भाई इसमें से वास्प कौन सा है, पैरासाइट कौन सा है, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। कई बार ऐसे पूछ लेता है आपको वर्ड 1 आउट बताओ, तो आपको 3-4 बर्ड के नाम देगा, बीच में एक इंसेक्ट का नाम दे देगा, तो आपको इस तरह से बताना रहता है। तो कभी कभी जब इस तरह के नई नई स्पीसीज डिस्कवर होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना वो ये याद रखना, ये है क्या, ये कोई इंसेक्ट है, कोई वास्प है, कोई पैरासाइट है, क्या है ये। कोई डिसीज के बारे में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपका सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से फैल रहा है, ये वायरस से फैल रहा है, ये कैसे, ठीक है, एजेंट क्या है उसका। इस तरह की बेसिक चीजें मैंने देखा, कई बार स्टूडेंट ना बहुत डिटेल में चले जाते हैं किसी के टॉपिक को पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल बिल्कुल सरफेस लेवल पे आ जाता है और वो भूल जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं तो स्टूडेंट्स को कई बार ऐसे रिकमेंड भी करता हूँ कि आप कोई टेबल बनाइए, जो डिसीज़ वगैरह हैं उनके नाम लिखिए और देखिए कि ये बैक्टीरिया से हैं, वायरस वाले अलग से लिखिए, बैक्टीरिया वाले अलग से लिखिए, फ्रेशर वाटर वाले अलग से लिखिए, कंटेमिनेटेड वाटर वाले अलग से लिखिए। तो एक लिस्ट थोड़ा सा कैटेगराइज वे में बन जाएगा ना,
तो फिर बहुत आसान रहता है एग्जाम में इस तरह की चीज़ों को पिकअप करना। और अगर 2-3 सवाल भी ऐसे प्रीलिम्स में आ जाते हैं तो 5 से 6 नंबर आपके पूरा एकदम क्रिएट कर देते हैं डिफरेंस पूरे का पूरा। उस वक्त थोड़ा सा अपने इस कंटेक्स्ट में इसको याद रखना है। बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर ये जो है कंटेंट आपको कहाँ से मिलता है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये पूरी स्लाइड दे दी जाती है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो कंटेंट है वो हम लोग सिर्फ एक न्यूज़पेपर से नहीं बना रहे हैं, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, कई सारे डिफरेंट सोर्सेज से बेस्ट जो लगता है 7 आर्टिकल्स ऑफ द डे वो आपको यहाँ पे लेके आते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।